फतेहपुर सीकरी की भोर थी। लाल पत्थर के महल पर धूप ऐसे उतर रही थी मानो किसी ने सोने की हल्दी छिड़क दी हो। बादशाह अकबर फुर्सत में अपने मनपसंद हुक्के के कश ले रहे थे कि तभी महल रसोई का सिपहसालार खानशामा मकबूल हाफता दौड़ पड़ा। हुजूर, रसोई के तहखाने से हमारा खानदानी तरबूज गायब हो गया। अब यह कोई मामूली फल नहीं था, अफ्रीका से आयात हुआ 100 साल पुराना बीज, दशकों तक बादशाही बाग में संभाल कर उगाया गया, जिसका एक टुकड़ा खाने से कहा जाता था, जो मरे वो जाग उठे। अकबर ने भौहें चढ़ाई, कितने दिन में पकना था? खानशामा ने कांपते स्वर में कहा, 20 दिन बाद काटना था हुजूर। इससे पहले कभी किसी ने इसे छुआ तक नहीं। पूरे दरबार में खुसर-पुसर मच गई। कौन होगा जो ऐसा दुस्साहस करे? और तभी दरबार के सबसे चमकदार दिमाग बीरबल हाल में दाखिल हुए, हंसते हुए बोले, जहांपना, जिस चीज में अनमोल स्वाद हो, उस पर लालच का ताला कमजोर पड़ ही जाता है। चलिए दिखाऊं कैसे पकड़े उस तरबूज चोर को। बीरबल ने बाग का निरीक्षण किया। खेत की कोमल मिट्टी पर बमुश्किल दिखने लायक पंजों के निशान थे, जो बाएं कुएं तक जाते थे और वहीं गायब हो जाते थे। बीरबल ने फौरन हुक्म दिया, झील के पानी में लगे सारे डोल खींचकर किनारे इकट्ठे करो। कुएं की जगत पर रखे हर घड़े के नीचे ताजा मिट्टी भर दो। जो भी दरबारी माली रहा बीज उठाए, सीधे मेरे पास लाओ। बागमाली हक्का बक्का, पर आदेश का पालन हुआ। दोपहर ढलते ढलते एक बूढ़ा माली दबीब भी मुस्कुराहट के साथ बोरे सी थैली लिए दौड़ा आया। हुजूर, कुएं की जगत पर यह टूटा फूटा बीज मिला है, धान जैसा हल्का, पर अंदर कहीं से कुंकुम सी आवाज आ रही थी। बीरबल ने चुटकी ली, वाह, फल चोरी, बीज बचे। यानी चोर ने बीज फेंका ताकि तरबूज का वंश न बचे, मगर चुके इसलिए कि बीज तो ज्ञान की तरह बोल उठता है। उन्होंने बीज को अकबर को सौंपा। अकबर ने सुना, भीतर हल्की सी सरसराहट थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, आज रात यह बीज हमारा जासूस बनेगा। बीरबल ने रसोई महल की छत पर एक दिया रखा और उस बीज को दिए के तेल में डुबो दिया। फिर दिया को महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर टांग दिया। रात का पहर गहरा होते होते उस दिए की लौ हरी नीली चमक पैदा करने लगी, मानो कोई लपट नहीं, बल्कि तरबूज का रस भाप बनकर उड़ रहा हो। जो भी दरबारी चोरी के दोष से सहमा हुआ था, उसके दिल में कांटा चुभा, कहीं मेरे हाथ के दाग इस रोशनी से दिख न जाए। इसी बीच बीरबल ने एक और तरकीब रची। उन्होंने सारी रसोई के फर्श पर चावल का महीन आटा बिखरवा दिया। चोर चाहे जिस भी बहाने रात में लौटे, उसके पांव के निशान सुबह उस आटे पर दर्ज मिलेंगे। सवेरा होते होते रसोई के फर्श पर सर्पिल से निशान उभरे। ये न इंसानी पैरों के थे, न जानवर के खुरों के। यह पैटर्न देखकर बीरबल की आंखों में चमक कौंधी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया, बोरे भर आटा बीच में उड़ेल दिया, फिर खड़ाऊ पहनकर वैसा ही सर्पिल निशान बनाया और बोला, ये पांव के नहीं, हाथ के निशान हैं। किसी ने छुपकर रेंगते रेंगते हाथों के बल चलकर आटा ऐसे डिजाइन में बिगाड़ा कि लगे पैरों के निशान हैं। दरबारियों में कानाफूसी तेज। बीरबल ने आगे कहा, ऐसे रेंगना वही जानता है जो बाजीगर या उठाईगीर हो। मेरे हिसाब से महल के तहखाने में रहने वाले नटकबूतरों की टोली पर शक पक्का है। महल तहखाना जहां महंगे कालीन, पर्दे और सरकारी सामान का भंडार ठूस ठूस कर रखा रहता था, वहां सालों से एक नट परिवार को रहने दिया गया था। वो लोग दिन में क्लाबाजी दिखाते, रात में ऊँघते। बीरबल ने अकबर संग उतरकर देखा, गदराई बोरियों के पीछे पत्थर की हल्की सिल हटाकर छोटा सा गुफाकमरा बना है। भीतर मीठी सी सुगंध और रेशमी थैली। थैली खोली तो चमचमाती हरी लुगदी, सूंघे तो पके तरबूज की भांति, पर असली तरबूज गायब। बीरबल ने नट परिवार की मुखिया बूढ़ी घुंघरू अम्मा से पूछा, बूढ़ी माई, ये लुगदी कहाँ से आई? अम्मा ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हमें काला नकाबपोश रात में थैली पकड़ा गया,
बोला, इसे महलगीचे में दबा दो और बदले में एक मोहरा ले लो। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर पूछा, काला नकाबपोश किस कदकाठी का? महाराज, ऊंचा पूंजा पर खुशबू से पहचान लिया, मेहंदी, केवड़ा और एक अनोखी सुगंध, जैसे इत्र सुगंध के बाद भी तली प्याज की गंध। दरबारियों में बुदबुदाहट, ये तो हमारे शाही बावर्ची राजे खान की पहचान है। राजे खान से पूछताछ हुई। उसने साफ इनकार। बोला, हुजूर, मेरे काले कपड़े ईद के जश्न में ही निकलते, चोरी में क्यों पहनूंगा? लेकिन उसकी मूंछों के नीचे पसीने की हल्की नमकीन बू थी। बीरबल ने बोला, ठीक है, बावर्ची साहब को रसोई महल में ही रखा जाए, पर उनकी नाक के आगे तरबूज जैसी खुशबू वाला लोबान सुलगाया जाए, देखते हैं कितना सब्र है। दिन ढलते ढलते राजे खान बेचैन होने लगा। आखिर सर झुकाकर बोला, हुजूर, तरबूज मैंने नहीं, मेरे छोटे उस्ताद कच्चे शागिर्द नसीर ने उठाया। उसने सुना था कि उस फल का रस पीने से कोई भी कोड़मरीज ठीक हो जाता है। उसकी माँ को चर्मरोग है, बस इसी लालच में उठा लाया। लेकिन फल भारी था, आधी रात को लुढ़कते लुढ़कते उसका गूदा गिर पड़ा, बीज बिखर गए। घबराकर उसने गूदा बांटकर फेंक दिया और खुद भाग गया। अकबर ने पूछा, अब नसीर कहाँ है? राजे खान बोला, जहाँ पनाह। शायद उसने फल के टुकड़े लेकर धौलपुर के सुनसान घाट की ओर रुख किया, वहाँ के साधु बाबा चर्मरोग का मंत्र जानते हैं। अकबर ने पूरी फौज भेजने को कहा, पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहाँ पनाह, इतना हल्ला मचाने से बच्चा और डर जाएगा। मुझे बस 10 घोड़े, 2 भिश्ती और 1 हकीम चाहिए। 3 दिन रात के सफर के बाद काफिला धौलपुर की खड़ी चट्टानों पर पहुंचा। वहां चुनापत्थर की गुफाएं थीं, जिनमें साधुकीन बालक दास वैद्य रहता। गुफा के अंदर हरे पीले धुएं का बादल और बीच में लोहे की देगची में कुछ खौलता हुआ काढ़ा। बीरबल ने भीतर कदम रखा तो देखा, नसीर थरथर कांपता बैठा और उसके सामने आधा कटा तरबूज, पर रंग बदरंग, रस सूख चुका। बीरबल ने गुस्सा नहीं दिखाया। प्यार से पूछा, बेटा, माँ की दवा बनानी थी? नसीर ने रोते रोते गलती कबूल की। बोला, माँ के घाव जलते थे, हकीम ने कहा था तरबूज का ताजा गूदा लगाओ, तभी आराम मिलेगा। मैं बस इतना ही चाहता था। बालक दास वैद्य ने जुबान खोली, राजन, यह फल अब काम का नहीं। इसके रस का असर तब तक रहता है जब तक इसे पेड़ से तोड़ने के 3 घंटे के भीतर शरीर पर लगाया जाए। देर हुई तो रस झरसा हो जाता है। बीरबल ने तरबूज को सूंघा, खट्टा सैला गंधा रही थी। बोले, तो इस फल से अब किसी की भलाई न होगी, पर हमारी राज्य मर्यादा टूट चुकी। चलो नसीर, वापस चलकर बादशाह के सामने सारी बात बतानी होगी। फतेहपुर पहुंचे। दरबार लगा। नसीर हाथ जोड़कर खड़ा, राजे खान सिर झुकाए। कुछ वजीर बोले, चोरी तो चोरी, चाहिए कड़ी सजा। पर बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, एक लड़के का जुर्म लालच नहीं, ममता थी। उसने राजकोष का माल नहीं, फल का एक नमूना उठाया जो अब सड़ चुका है। मैं कहता हूँ, सजा से ज्यादा सिखाना जरूरी है। अकबर ने दाढ़ी खुजाकर पूछा, तो क्या हो उपाय? बीरबल का प्रस्ताव, नसीर को राजकक्ष पुस्तकालय में पढ़ने लिखने की तालीम दी जाए, ताकि समझे कि चोरी से नहीं, ज्ञान से हर रोग की दवा निकलती है। राजे खान को अपनी रसोईशाला में जड़ी बूटी विभाग खोलना होगा, जहां ऐसे सभी औषधीय फलों फूलों पर शोध होगा। बाग में तरबूज का वंश बचाने को जो बीज बचे हैं, उन्हें हरितकोश में सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने हामी भर दी। साथ ही फरमान निकाला कि खानदानी तरबूज के रस का उचित शोध करवाकर राजवैद्य की देखरेख में सबके लाभ हेतु दवा बनाई जाए। बात खत्म होती उससे पहले बीरबल ने बादशाह के हुक्के की तरफ इशारा किया, जहाँ पनाह, आपका हुक्का 2 दिन से बेस्वाद कश दे रहा था। अकबर ने चौंक कर कहा, हाँ, धुआं कुछ फीका सा लगता है। बीरबल ने हुक्के का पाइप खोला, अंदर तरबूज के ताजे छिलकों की परत लगी मिली।
असल में नसीर ने फल काटा तो कुछ छिलके महल हुक्का खाने की खिड़की के पास फेंक गया। वहाँ हुक्का साफ करने वाला छैला बीड़ी वाला ने सोचा, हुक्के में तरबूज महक डल जाएगी तो बादशाह खुश होंगे और वह तरक्की पाएगा। बीड़ियों की फसल अलग, हुक्के में खट्टा रस अलग मिला तो स्वाद बिगड़ गया। बीरबल ने ठहाका लगाया, एक फल ने दरबार की नाक, जीभ सबको भ्रमित कर दिया। अगले अमावस पर्व पर राजबाग में नए तरबूज के पौधे लगे। नसीर अब राजपाठशाला में जोड़ घटा सीख रहा था। राजे खान ने रसोई के पिछवाड़े औषधि उद्यान उगा दिया, जहां से रोज रोगियों को मुफ्त जड़ी बूटी जाती। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम्हारी सूझबूझ न होती तो एक फल की चोरी से पूरा दरबार बदनाम हो जाता। तुमने सजा की जगह शिक्षा चुनी, यही असली राजधर्म है। महल की गलियों में बच्चे गाते फिरते, मिठास से भारी तरबूज, चखा नहीं तो क्या हुआ। बीरबल ने बुद्धि से सबका दिल मीठा कर दिया और इस तरह खानदानी तरबूज की कहानी खट्टी मीठी याद बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां एक छोटे से लालच को बीरबल ने तरबियत में बदल दिया और साबित किया कि मीठे फल से भी ज्यादा मीठा होता है दया और समझदारी का रस।